Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So this is a video on daily topic-wise news analysis. So the coverage of the news from the Hindu as well as from the Indian Express. तो हम लोग दोनों न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो टॉपिक वाइज न्यूज़ है, उसको एनालाइज करेंगे और चीज़ों को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेंस और आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए दोनों के लिए रेलेवेंट, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड बिफोर आई बिगन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्सेज. तो ये जो कोर्स है बेसिकली बहुत ही ज़रूरी है आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक्ट एज एन फाउंडेशन. तो इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं. प्रेजेंटली वी आर ऑफरिंग 10% ऑफ द डिस्काउंट इन द कोर्स. तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स एंड यू कैन रजिस्टर देयर. Now coming to the today's editorial list, today is 19th of May और जो topics है, the first is about the labor laws reform, second super cyclone Amphan, third is revised viral testing strategy, and the fourth topic is global investigation into the coronavirus origin and reform in the power sector tariff policy. और मैंने कल आपसे पूछा था कि क्या मैं आपके साथ MCQs और मेंस के क्वेश्चन दूँ, डेली बेसिस पे दिया करूँ. मैंने आपके सजेशंस मांगे थे, तो आई रियली थैंक कि काफ़ी लोगों ने हमें सजेशंस दिए हैं कि यस सर क्वेश्चंस कंटिन्यू होने चाहिए. तो मैं आप लोगों के सारे सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ और आज की सीरीज से विल बी स्टार्टिंग द MCQs एज वेल एज द मेंस के जो क्वेश्चन हैं, दोनों चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, राइट? तो विल बी कंटिन्यूइंग विद MCQs क्वेश्चन साथ के साथ मेंस क्वेश्चन, राइट? पर तो मेंस के जो क्वेश्चन होंगे वो इनमें से किसी से एक टॉपिक पे होंगे, राइट? now बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज लेबर लॉ रिफॉर्म. तो ये जो न्यूज़ में आप पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आज के आर्टिकल भी आई हुई है इससे रिलेटेड, अनकैटरिंग स्टेट्स. तो पूरी बात की गई है लेबर लॉ रिफॉर्म्स के बारे में. और आप अगर मेरी एडिटोरियल सीरीज़ को पहले से भी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे लेबर लॉज भी कवर किया हुआ है, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिस तरह से कोरोना वायरस के बाद बहुत सारे स्टेट्स ने, अगर मैं पर्टिकुलरली स्टेट्स के नाम बताऊँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, उन्होंने अपने लेबर लॉज में काफ़ी चेंजेस किए हैं. और जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई है स्टेट की तरफ से, वो रिमूव करती है बेसिक लेबर लॉज प्रोटेक्शन एंड इट इज़ सेट टू बी बाय एक्सपर्ट्स कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, ये गैर असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि ये जो डाइल्यूट्स की गई है, बेसिकली जो स्टेट ने जो चीज़ों को डाइल्यूट किया है, जो प्रोविजंस को, दिस इज अगेन this is not in the pro with the basically the migrant laborers. तो लेबर्स के प्रो नहीं है बल्कि उनके एंटी है. और अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें लेबर की, तो इट कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है, 3 लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, राइट? जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें जो सब्जेक्ट्स है वो स्टेट्स के लिए रिजर्व होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ही लॉ बना सकती है. यूनियन लिस्ट है जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, बट जो यूनियन की जो लॉ बनाई गई होगी वो प्रेवलेंट होती है स्टेट में. और अगर स्टेट को लॉ बनाती है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है यूनियन गवर्नमेंट से, राइट? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी ये कहती है कि सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन की तरफ आगे बढ़ा जाए और वेलफेयर प्रमोट किया जाए सिटीजन के लिए. बट रिसेंट में जिस तरह से चेंजेस लाई गई है अपने लेबर लॉज में, तो दैट इज अगेन विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर. और मेनी स्टेट्स कैन फ्रेम देयर ओन लॉज बट दे नीड टू अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो मैं आपको बताया यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट का, तो यहाँ पे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, राइट? अब क्या क्या चेंजेस हैं, जैसे आपको उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, तो इन्होंने जो अप्रूव किया है ऑर्डिनेंस में, उसको बेसिकली देखते हुए जो बॉन्डेड लेबर्स है उनकी डिप्लॉयमेंट को लेकर, जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ वुमेन है, चिल्ड्रंस है, टाइमली पेमेंट है, ये सैलरी विल नॉट बी रिलैक्स्ड. बाकी और जो बिजनेसेस हैं, जैसे बिजनेस फ्रॉम द प्रिव्यू ऑफ ऑल द लेबर लॉज फॉर द नेक्स्ट 3 years, तो इन्होंने 3 साल के लिए बेसिकली एग्जेम्पशंस दिए हैं, एग्जेम्प्टिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़. और काफ़ी टाइम बढ़ा दिया गया है, संडे की जो छुट्टी होती है उसको भी कैंसिल कर दिया गया है. बट कुछ कुछ चीज़ों को इससे बाहर रखा गया है, जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ वुमेन मैंने आपको बताया, चाइल्ड, टाइमली पेमेंट ऑफ द सैलरी विल नॉट बी रिलैक्स्ड, राइट? तो ये आपको देना ही पड़ेगा और ना टाइमली बॉर्ड मैनर. इसमें कोई भी कंपनी ये नहीं हो सकता कि जो 1 महीने का उनका तनख्वाह है उसको नेक्स्ट महीने में कैरी फॉरवर्ड करे. दे हैव टू पे द मनी द सेम मंथ. और जो चेंजेस की गई है लेबर लॉज में विल अप्लाई टू बोथ द एग्जिस्टिंग एंड बिजनेस और जो न्यू फैक्ट्रीज है. तो यूपी में बेसिकली, या यूपी की इसमें बात कर रहा हूँ मैं, तो जो भी नए होंगे या जो पुराने हैं उन दोनों में ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी. अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने हैज़ ऑल्सो सस्पेंडेड द लेबर लॉज पिछले आने वाले
बेसिकली 100,000 दिन के लिए इन्होंने लेबर लॉस को चीज़ों को सस्पेंड कर दिया है। नाउ द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कुछ नए रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उनसे काम करवाया जाएगा, राइट। दिस इज वाई इट वॉज बींग आर्ग्यूड कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ना कुछ और नोटेबल चेंजेस है अगर मैं आपको बताऊं तो एम्प्लॉइज कैन इंक्रीज देयर वर्क इन द फैक्ट्रीज फ्रॉम 8 to 12 आवर, 8 से 12 घंटे तक काम कर पाएंगे, एंड अलाउड 72 आवर ऑफ द वीक ओवर टाइम, राइट, सब्जेक्ट टू ऑल विल ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर वो चाहें तो 72 आवर इन अ वीक भी काम कर सकते हैं, बट दिस इज अगेन इनह्यूमनली, इस तरह की चीज़ों को किसी भी कंपनीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो भी exempted from the majority of provision of the Industrial Dispute Act। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रखे गए थे हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, उसको भी एग्जाम्पशंस दिया गया है। तो कंपनियों के पास अब और लिबर्टी है कि वो और खुल के काम करवा सकेंगे अपने लेबर से। नाउ जो लेबर डिपार्टमेंट है और जो लेबर कोर्ट है, दैट विल नॉट इंटरफेयर इन एनी ऑफ द एक्शन टेकन बाय द इंडस्ट्रीज। अगर कोई भी इंडस्ट्रीज किसी तरह का एक्शन लेती है लेबर पे, तो वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट या लेबर कोर्ट कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सो दिस इज अगेन समथिंग, यहाँ पे सबसे बड़ी क्रिटिक्स ये है कि एक इंडिविजुअल का अगर कोई रूल या कोई राइट वायलेट होता है तो वो अपनी राइट फिर कहाँ से लेगा, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिकली लेबर कोर्ट बनाई गई थी ताकि वो अपने इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए वहाँ पे जाए। अगर वो फिर नॉर्मल तरीके से कोर्ट प्रोसीजर में जाएगा तो इट विल टेक अनदर मोर टाइम। अगर मान लो किसी गलत कारण से किसी लेबर को हटा दिया गया और वो केस करता है लेबर कोर्ट में, बट उसको लेबर कोर्ट ने भी किया है किस तरह के डिस्प्यूट को इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर वो नॉर्मल हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो वहाँ उसको फिर 2 साल 3 साल तक के लिए केसेस पेंडिंग हो सकते हैं। तो 2 से 3 साल तक के लिए फिर उसकी जो जीविका है, जो उसकी लाइवलीहुड है, वो सीवियरली इम्पैक्ट हो सकती है, राइट। नाउ एम्प्लॉयज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेनाल्टीज इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द लेबर लॉज। और जो बेसिकली जो एम्प्लॉयज इस तरह के वायलेशन करेंगे उनको पेनाल्टी भी किया जाएगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, लेट्स सी कि हाउ गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट, because everything has to come in the favor of the basically the laborer they are working। second में state अपने profits के हिसाब से काम कर सकती है। now आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आपको पता है जो एम्फेन है उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ है, सुपर साइक्लोन है ये। तो दिस इज़ इन द न्यूज़ और ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी में, ओशियोनोग्राफी के टॉपिक्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो एम्फेन की अगर बात करें तो सुपर साइक्लोन है ये। बेसिकली जो न्यूज़ के हिसाब से कल ये वेस्ट बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल की कोस्ट में बेसिकली जो लो टाइड्स बन रहा जो लो एरियाज़ बन रहा है, तो उसके वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टाइड देखने को मिला है। और जो साइक्लोन है उसकी जो स्पीड है वो आपको मैं बताऊँ 230 किलोमीटर के आसपास की स्पीड रहेगी। ओके, तो लो प्रेशर एरिया वेस्ट बेसिकली बे ऑफ बंगाल के एरिया में देखने को मिला। और कल बहुत ऐसी संभावना है, कल आई मीन 20 मई को ये रीच करेगी वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा कोस्ट में। तो एम्फन है क्या? इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल विथ अ स्पीड ऑफ 230 किलोमीटर्स, राइट, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में। सो 230 किलोमीटर से 270 के आसपास है, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारी IMD डिपार्टमेंट है, उनके मुताबिक जो एरियाज कवर होगी, सो दैट विल बी सीवियर साइक्लोन होगी जो सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल में वहाँ पे, और जो हाथिया आइलैंड है वेस्ट बंगाल में, राइट। और अफेक्टेड रीजन जो 3 है इंडिया में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और अलग दूसरे कंट्रीज में बांग्लादेश को इसमें सीवियरली इम्पैक्ट हो सकता है। तो सी जो है अभी विशाखापट्टनम में अपनी टर्न हो चुकी है, बहुत सारे वहाँ पे ऐसे माहौल देखे जा रहे हैं। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका इन्फ्लुएंस अभी से देखने को मिल रहा है एम्फन, राइट। नाउ करेंटली अगर बात करें तो जो बेसिकली लोकेशन है तो 730 किलोमीटर्स ऑफ पैरादीप है उड़ीसा के, 89 आउट ऑफ द दीघा, और वेस्ट बंगाल में 110 किलोमीटर के आसपास में अभी ये रीच कर रही है, राइट। और विंड इज एक्सपेक्टेड टू हिट द किलोमीटर बाय 240 किलोमीटर। यू कैन सी द स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर। आप जो एवरेज ट्रेन इंडिया में रन करती है दैट इज रनिंग क्लोज टू 120, राइट। और उसके बाद जो शताब्दी होती है वो 160 पे चलती है। जो भोपाल शताब्दी है, जो सबसे स्पीड ट्रेन इंडिया में मानी जाती है, उसकी जो स्पीड है वो 168 किलोमीटर है, राइट। तो आप देख सकते हो 240 किलोमीटर्स इज अ ह्यूज स्पीड। मतलब अगर वो बहुत सारी चीज़ों को, अगर कोई कार भी हो तो उसको उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए काफ़ी है इतना स्पीड। तो ये चीज़ें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आएगी। इससे पहले साइक्लोन फैलिन हुई थी 2013 में, जिसको सुपर साइक्लोन का नाम दिया गया था। तो और 2000 हमें 1999 में भी ऐसी चीज़ देखने को मिली है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था अगेन उड़ीसा कोस्ट में ही, बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें इस तरह की चीज़ें
हो चुकी है पहले भी। और लास्ट ईयर जिस तरह से फनी की वजह से क्या हुआ था, उड़ीसा के स्टेट में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुई, ऑलमोस्ट 40 लोग मारे गए थे इस बेसिकली जो लास्ट में जो फेनी आई है। और उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ डिप्लॉयड एनडीआरएफ, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसको डिप्लॉयड किया गया है। और उड़ीसा डिजास्टर रैपिड फोर्स को जो नदन कोस्टल एरियाज हैं उनमें डिप्लॉयड किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूसरी जगह माइग्रेट किया जाए, शिफ्ट किया जा सके। नाउ रिवाइज वायरल टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज अनदर टॉपिक। आईसीएमआर की कुछ गाइडलाइन आई है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आईसीएमआर ने वायरल टेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे बताया है कि बहुत सारे ऐसे एसिम्टोमेटिक लोग हैं जो हाई रिस्क पीपल हैं, दे नीड टू बी टेस्टेड विद इन 5 to 10 days। तो यहाँ जो गाइडलाइन आई है मंडे को, यानी कल जो गाइडलाइन आई थी, उन्होंने बताया कि स्ट्रैटेजी ऐसे रखनी है कि जो इंडिविजुअल हैं जिनको सिम्टोमेटिक इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हुआ है, जो ट्रैवल हिस्ट्री है पिछले 14 दिनों में, उन लोगों को सबसे पहले टेस्ट किया जाए। उसके बाद जो दूसरे सबसे प्रायोरिटी ग्रुप में है वो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, ऐसे हेल्थ वर्कर, ऐसे डॉक्टर, ऐसे नर्सेस जो कि कोविड-19 पेशेंट्स के साथ रहते हैं, कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं, उनको चेक किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स भी बेसिकली देखने के लिए मिला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दीज पीपल फर्स्ट नीड टू बी आइसोलेटेड, इनको ट्रैक किया जाए कौन से लोग हैं, बिकॉज जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर है उसके लिए सरकार ने बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम भी किए हुए हैं। इट वुड बी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले अगर यहाँ से कोई इन्फेक्टेड है तो इनको भी जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके क्वारंटीन किया जाए, या उनकी बेसिकली जो भी अभी के लिए प्रिवेंटिव मेजर है, इधर इज टू क्वारंटीन और टू आइसोलेट, फाइन। एंड द अदर ग्रुप ऑफ द कैटेगरी इज द एसिम्टोमेटिक डायरेक्ट पीपल, जो कि हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं। इनकी कंफर्म केसेस काफ़ी टाइम के बाद हमें मिलते हैं, और जो टेस्टिंग में या सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं, तो एसिम्टोमेटिक लोग ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं कोविड-19 के। बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है ताकि हम ट्रेस करें लोगों को, तो एसिम्टोमेटिक लोग के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। नाउ आईसीएमआर ने कुछ बताया कि जो इन्फ्लुएंजा लाइक केसेस है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। एक्यूट रेस्पिरेटरी है, अगर जो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा फीवर अगर नोट की जाती है, कफिंग होती है, तो उसको बेसिकली एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के तौर पे लेना चाहिए और पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। फिर अगर मैं बताऊं, जो पीसीआर टेस्ट है, अभी सिर्फ कहना है आईसीएमआर का जो पीसीआर टेस्ट है वही ऑथेंटिक है। जो रैपिड टेस्ट किट थी, जो रैपिड टेस्ट हम जो किट से टेस्ट करते थे, उसके बारे में भी रोक दिया गया है। तो फॉर टाइम बिंग जो रैपिड किट है, राइट हेयर, रैपिड जो किट है उनसे अभी टेस्ट नहीं किया जाएगा फिलहाल के लिए, राइट। तो ओनली पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जिसको कहते हैं, उससे चीज़ों को कैटेगराइज करके अभी रियल टाइम जो है इसमें, क्योंकि इसमें इस टेस्टिंग में ऑलमोस्ट 3 दिन लग जाते हैं, राइट, 2 से 3 दिन के आसपास लग जाते हैं टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। तो पीसीआर टेस्ट होता क्या है, इट इज़ यूज टू डायरेक्टली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, जो एंटीजन प्रेजेंट है उसको पकड़ती है, and the presence of the body immune system and response of the antibodies, right? Now आगे बढ़े, कॉल फॉर बेसिकली ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन इनटू द कोरोना वायरस ऑरिजिन। और जो टॉपिक आप इससे रिलेटेड न्यूज़ में आज आप हिंदू में पढ़ सकते हैं, कॉल फॉर द WHO प्रूव इन द ऑरिजिन, राइट। वायरस की जो ऑरिजिन उसको लेकर के बातें की गई है। इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंड रहा है, तो यूनानिमसली अप्रूव की गई है ये रिजोल्यूशन कि जो कोविड-19 की जो ऑरिजिन है, वायरस कहाँ से ऑरिजिन हुआ, वुहान से हुआ या किसी लैबोरेटरी से हुआ, जैसा यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है, तो ये इसके लेकर के इंडिया ने बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया, एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया, जहाँ पे जो 73rd सेशन हुई थी WHO की, वहाँ पे अपनी बात को रखा है। और इस चीज़ को बैकिंग की गई है अफ्रीकन ग्रुप ऑफ नेशंस के थ्रू भी, कि हाँ ये सही है कि ये पता लगाया जाए कि जो नोवल कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो एक्चुअल में हुआ कहाँ से, क्योंकि इट हैज़ इम्पैक्टेड कम्प्लीटली एंटायर वर्ल्ड, पूरा ग्लोब इससे इम्पैक्टेड है, राइट। तो अफ्रीकन कंट्रीज हैव सपोर्टेड कि भाई जो इंडिया की जो रिजोल्यूशन है उसको बैक किया है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो डेवलपमेंट जो है, जो बेसिकली जो WHO के असेंबली में जेनेवा में हुआ, वहाँ हेड ऑफ द जो WHO थे उन्होंने डिक्लेयर किया था ग्लोबल बॉडी विल लुक इनटू द रीजंस फॉर एंड लेसन्स फॉर द कोविड-19 पेंडेमिक, कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और आगे की क्या रोड मैप होनी चाहिए किसी भी पेंडेमिक को, वायरल इन्फेक्शन को लेकर के, राइट। तो जो रिकमेंडेशन है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉइंट कंसीव्ड ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन। इसकी रिकमेंडेशन में जो रिजोल्यूशन ड्राफ्ट की गई है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के भी कंट्रीज हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। एंड दिस एम्स टू इवेलुएट द पॉसिबल ऑफ फूड्स
एनिमल रिलेटेड सोर्सेज दैट कुड बी द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। और चाइना की जो वेट मार्केट है, जो वुहान में जो वेट मार्केट है, एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि वहीं के वेट मार्केट से कोविड-19 के जो केसेस है, जो ओरिजिन है वो वहीं से हो सकता है। एंड अगेन एट द सेम टाइम चाइना ने फिर भी इस वेट मार्केट को अभी वापस से खोला है। रिसेंट में जो उन्होंने लॉकडाउन हटाया उसके बाद ये वेट मार्केट को परमिशन दी गई है। तो दिस थिंग्स नीड टू बी सीरियसली टेकन केयर ऑफ, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली चाइना इज बीइंग इम्पैक्टेड, चाइना की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइना को लेने की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म इन द पावर टेरिफ पॉलिसी, ये आपको आज के हिंदू में एक एडिटोरियल भी मिल जाएगी इस टॉपिक पे। तो डिटेल में समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है रिफॉर्म पावर टेरिफ पॉलिसी पे, और जो अनाउंस की गई थी स्टिमुलस पैकेज, उसी के क्रम में कम्प्रिहेंसिव पैकेज लाई गई है टू अमेंड द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013। तो इस एक्ट में जो प्रोविजंस रखे गए हैं वहाँ बेसिकली जो चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की बात की गई है, डिस्कॉम्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अलग से डेट के तौर पे फिर कैसे इक्विटी में शेयर किया जाए, तो ये सारी बातें की गई है। 2015 में सरकार ने अनाउंस किया था कि जो हमारी टारगेट है बेसिकली रिन्यूएबल पावर की, वो 175 गीगावाट हो जानी चाहिए 2022 तक। बट अब ये चीज़ें अलग बढ़ जाएगी। दिस वुड टेक अनदर 2025 टू अचीव दिस डेडलाइन। और न्यू चैलेंजेस और डिस्कॉम के क्या क्या ट्रबल्स हैं, बेसिकली जो प्रपोज्ड की गई है वो अगेन कंटिन्यू करती है सेंट्रलाइजेशन को और कंट्रोल ओवर द सेक्टर, क्योंकि अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है जहाँ पे डी रेगुलेशन की ज़रूरत है, जहाँ की प्रॉफिट मेकिंग किए जा सके पीएसयूज को। बट अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग द एंटायर केयर। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे कम फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन द जनरेशन। डिस्कॉम्स में विल रिक्वायर टू हैव अ लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट। तो डिस्कॉम्स को पीपीए के थ्रू, जिसको परचेज पावर एग्रीमेंट कहते हैं, उनके थ्रू जो कॉस्ट प्राइस फिक्स कर दी जाएगी उसी में वो पावर जनरेट कर पाएंगे। तो अगेन इनके जो प्रॉफिट्स होंगे यहाँ पे वो प्रॉफिट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, राइट। और जो पीपीए है जो डिस्कॉम साइन करती है, दे वर बेस्ड ऑन द ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन ऑफ द पावर डिमांड एस्टिमेटेड बाय CEA, जो हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी है। दिस इज़ अ नोडल बॉडी जो पूरे बेसिकली जितने इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड चीज़ों को ये डील करती है। एंड 18 इलेक्ट्रिसिटी पावर सर्वे के मुताबिक ओवर एस्टिमेटेड है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फॉर 2090 वुड बी 70 गीगावाट। तो डिस्कॉम्स को लॉन्ग टर्म में कॉन्ट्रैक्ट देने की ज़रूरत है। जो परसेप्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट है, पावर शुड नॉट बी ड्रॉन। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्राइवेट प्लेयर है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और अल्टीमेटली इस चीज़ का खामियाजा इंडिविजुअल कस्टमर को भी लेना सकते, मतलब बेसिकली इट वुड बी ट्रांसफरिंग, बिकॉज जो प्रॉफिट स्कीम होगी कंपनी अपने एंड से बियर नहीं करेगी, दे विल ट्रांसफर दिस द बर्डन टू द कस्टमर एज वेल। ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि अमेंडमेंट टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बर्डन द स्टेट गवर्नमेंट को, बेसिकली जो ऑटोनॉमी है उसको रेड करेगी, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट ऑफ में आती है। बेसिकली जो हमारे 3 लिस्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है, राइट। और अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई तो इट विल ओनली वीकन द स्टेट्स ओवर द इंडस्ट्री सप्लाई एंड बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी। और जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज करेगी ग्रेटर कंसेशन टूवर्ड्स रिन्यूएबल पावर, और जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा इसका डिस्कॉम पे, उसकी अभी तक बेसिकली ये चीज़ों को काटर नहीं किया गया है कि ऑलरेडी जो हमारे डिस्कॉम है वो काफ़ी डेट में चल रहे हैं, उन पे पहले ही काफ़ी कर्ज है। तो उस चीज़ों को कैसे सुधार किया जाएगा, सरकार इनके डेट को क्या माफ़ करेगी या फिर इनके वापस इनको बेसिकली कुछ रिलीफ पैकेज दी जाएगी। सो दिस इज़ द थिंग विच दे शुड टेक केयर ऑफ। और पावर का जो एजुकेशन है, बेसिकली जो एजुडिकेट करते हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, दैट शुड बी रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्टर एंड इट विल टेक अवे द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो SERC होती है। फिर वो सारी चीज़ें बेसिकली जो उनकी जो पावर है वो काफ़ी कम हो जाएगी, राइट। नो इसी पे मेंस का सवाल मैं आपको, जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, तो आज के जो क्वेश्चन है वो पावर सेक्टर से रिलेटेड है। तो आपको बताना है द पावर सेक्टर नीड अ सस्टेनेबल रिफॉर्म इन ऑर्डर टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंस, राइट। तो आप इस पे सवाल लिखें। जैसा आपने बताया कि यू वांट द मेंस क्वेश्चंस, तो आप अपने जो हमें आंसर है वो हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी, और जैसे हमें कॉपी रिसीव होती है वी विल करेक्ट इट एंड रीसेंड इट टू यू 48 आवर के विदिन। पिछले में कुछ कॉपीज़ टेक्निकल कारण की वजह से डिले हुई है, बाकी जिन लोगों को नहीं मिली है वेरी सून दे विल बी गेटिंग द कॉपीज़। नाउ टॉकिंग अबाउट द MCQs, so first question is from the history with reference to Native Marriage Act. Consider the following. It is significant coming of legislation action prohibiting child marriage. The act was applicable for both Hindus and Muslim. तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2.
तो जो भी आपके करेक्ट आंसर है बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू प्रैक्टिस। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दिया जाए। तो दिस इज़ फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड बिपिन चंद्रा। तो प्रैक्टिस जरूर करें, अपने आंसर को हमें ज़रूर लिख करके कमेंट सेक्शन में बताएं। Now, the second question, in context of the Human Capital Index, consider the following statement. The index quantify and contributes the health education to the productivity of the next generation worker, and it is released by UNDP. Again, one correct hai, two correct hai, both one and two, neither one nor two. So whatever you feel is the correct answer, let us know your answer in the comments down below, right? And this was the all question for today's basically the news that was there. और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विस, जहाँ पे इस महीने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाइलेशंस आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी कुछ कुछ पीडीएफ्स और क्विजेज में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। For time being, I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you.